लिटरेचर की दुनिया से, वर्ल्ड सिनेमा की दुनिया से, और जब जब लोगों से मिलते हो आप, वहाँ से आपको ये एहसास होता है कि जो किताबों में लिखा है वो कितना सच है। आज भी प्रेमचंद की किताबें जो 20-30 साल पहले लिखी हुई हैं, आज भी वही हैं। हम आज भी स्कूल नहीं है गांव-गांव में, आज भी पानी नहीं है गांव-गांव में। आज गांव के गांव ख़त्म हो रहे हैं संदीप। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ 10 बाय 10 के इसमें आके ड्राइवर का या लेबर का काम करने के लिए तैयार है, अपना गांव, अपनी ज़मीन छोड़ के। अभी भी वैसा ही? अभी भी ऐसा ही है। लोगों को लगता है कि नहीं है, पर ऐसा ही है आज भी। इंटीरियर्स में हाँ, आज भी 12 साल की लड़की की शादी होती है। कितने सारे ऐसे ये है कि आज भी लड़का चाहिए लोगों को। ये सारी चीज़ें हैं। नमस्कार, आइए आपको इस एपिसोड में मिलाते हैं राजश्री देशपांडे जी से। पता है आपको ये नाम परिचित है? राजश्री एक बढ़िया अभिनेत्री हैं। फिलहाल ये अभी उनकी एक सीरीज़ आई है नेटफ्लिक्स पे, इसका नाम है ट्रायल बाय फायर। काफ़ी सारी प्रशंसा मिली उनको। मैंने भी उनके साथ काम किया है सत्यशोधक इस फिल्म में, जो महात्मा फुले और सावित्रीबाई के आयुष्य में बनी है। तो वो कमाल की अभिनेत्री तो है ही, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि ये वो बहुत बड़ी सोशल वर्कर भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है। कई गांवों को उन्होंने अडॉप्ट किया है। उन गांव में जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी, टॉयलेट, शिक्षा, इस पर उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। और इतना ही नहीं, उन गांव में कुछ जिम्मेदार लोगों को उन्होंने केपेबल बनाया है ताकि वो उस गांव को संभाले और राजश्री फिर और दूसरे गांव में काम करती रहे। तो इतनी बड़ी आर्टिस्ट और इतनी अच्छी इंसान, इसके बारे में और उनकी इंसानियत के बारे में जानेंगे इस एपिसोड में। हाय राजश्री। हाय संदीप, कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ। थैंक यू सो मच तो फॉर मैंने कॉलिंग। तुम्हारे लिए ना, हम लोग आज पहली बार यहाँ आए, मतलब एक थोड़ा सा एक थिएटर माहौल एक क्रिएट करें। अपना माहौल। अपना माहौल तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो हमने थोड़ा सा लाइटिंग भी अलग और थोड़ा सा वो किया है। सो आई एम रियली हॅपी दॅट यू आर देअर। आणि काय म्हणतात त्याला, बड़े कशासाठी, क्यों ऐसा एक सवाल आएगा कि राजश्री क्यों, क्योंकि हम लोग बहुत सारे कॉजेस पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, बट आपका कॉज ऑब्वियसली बहुत लोगों को मालूम है, लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे, बहुत क्या कहते हैं, खुलेपन से बात करेंगे। अरे ये देखो मैं कितनी कंफर्टेबल बैठी हूँ, पता है मैं कहाँ हूँ, घर के यार भाई। तो शुरुआत हम वहीं से करते हैं कि ये जो सोशल एंगल आपका जो है, ये आया कहाँ से? मैं पता नहीं, तुम्हें पता है नहीं कि मैं हूँ तो कुछ किसान की बेटी। मैं गांव से आई हूँ। मैं एक छोटे शहर में रहती थी, औरंगाबाद से। और तो ये होता है ना कि एक ज़िंदगी का एक प्रोटोकॉल होता है कि आपका जन्म हुआ, आपको पढ़ाई करना है, फिर आपको ग्रेजुएशन करना है, फिर आपको नौकरी करनी है, फिर नौकरी करनी है, पैसे कमाने हैं, फिर पैसे कमाने हैं, फिर शादी करनी है, फिर बच्चे करने हैं। ऐसे एक वो चलता रहता है ज़िंदगी का। तुमने ये किया है? ये नहीं, मैं सीरीज नहीं किया मैंने। तो मैंने पर एक वक्त तक तो हम सभी कर लेते हैं, बिकॉज हम जिस जगह से आए हैं वहाँ पर ऐसा होता है ना कि घर वालों को यार पढ़ाई करना ही बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास उतने अवेन्यूज़ नहीं है, उनको ज़्यादा दुनिया में ऐसे, मतलब वो लोग, मेरे पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट करके रिटायर्ड हुए हैं। तो एक छोटे से घर से, छोटे से एरिया के माहौल से आई हूँ मैं। तो उनको यही पता है कि एक डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मेरे लिए वो एक प्रोटोकॉल करते करते एक ऐसा हुआ कि छोटे शहर में क्यों ना हो, हमारे यहाँ पे थिएटर था, हमारे यहाँ पर। ये कौन सा गांव है तुम्हारा? मैं औरंगाबाद से हूँ। और मेरा पूरा बचपन जो है, मैं नांदेड़ में रहती थी, बीड़ में रहती थी, जालना में रही हूँ, परवनी में रही हूँ। हमारा एक छोटा सा गांव होता था कुरतड़ी, जहाँ पे मैंने पूरा मेरा बचपन, मेरी गर्मियों की छुट्टियाँ मनाई है।
फिर मेरे पापा एक गांव से थे, वहाँ पर भी मैंने मनाई है। सिल्लोड और भुक्करदन, छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे खेती बाड़ी होती थी। तो पर हाँ वही है कि स्कूल में कहीं ना कहीं तो थिएटर की आदत लगी, और वहाँ पे करते करते पर वही है कि आपको फैमिली का भी सुनना है, तो थिएटर थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में चल गया। और आप फिर पढ़ाई करते करते मैं औरंगाबाद से पूना आ गई। पूना में मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर ग्रेजुएशन करने के बाद ग्रेजुएशन किस में किया? मैंने लॉ में किया। मैं सिम्बायोसिस कॉलेज से लॉ किया है मैंने। हाँ, पर लॉ करते करते मैं एक पार्ट टाइम जॉब करती थी, क्योंकि हॉस्टल की फ़ीस वगैरह ये सब काफ़ी हुआ करता था। तो टू सपोर्ट माई एजुकेशन आई हैड टू वर्क। तो मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मैं क्लाइंट सर्विसिंग का काम करती थी। बट देन आई स्टार्टेड एंजॉइंग द मनी, यू नो, बिकॉज सडनली आई वाज गेटिंग पेड एंड देन आई वाज डूइंग वेरी गुड। तो एक 2 साल के बाद मैंने खुद की एजेंसी शुरू की। वो इस वजह से हुई क्योंकि वो मतलब हम ग्रुप बन गया, हम लोग फिर आगे एक एक छोटा छोटा काम मिलने लगा, एंड देन वी कंटिन्यूड डूइंग दैट। एंड मैंने फिर वही है ना कि एक आपको जब काम करने का और आपको पैसे मिलने का ये हो जाता है, तो आप उसमें बह जाते हो, रूटीन हो जाता है, और आपको लगता है कि ये अच्छा है, ये सेटलमेंट का जो होता है, मतलब जो बचपन से सुना करते थे कि आपको नौकरी मिल गई तो आप सेटल हो गए जी। तो उसका वो चल रहा था, बहाव चल रहा था। बट देन आई रियलाइज दैट क्रिएटिवली आई एम डाइंग समवेयर, आई एम नॉट ग्रोइंग एनीवेयर। क्योंकि मैंने थिएटर बाजू में रख दिया, पढ़ना बाजू में रख दिया, बिकॉज आई यूज्ड टू रीड लॉट इन माई स्कूल टाइम, लिटरेचर स्पेशली, बट नाउ suddenly there was a completely void in my and then one fine day I decided to quit advertising, और मैं वहाँ से मेरा रुख मुंबई की तरफ आया। और मुंबई जब आई मैंने थिएटर और बहुत छोटा मोटा काम करना शुरू कर दिया। पर उस वक्त ऐसा हुआ ना कि बहुत वक्त मेरे पास आ गया। और जो मैं मतलब मेरे लाइफ के 20s में जो घूमना चाहिए था, दुनिया देखनी चाहिए थी, लोगों से मिलना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, वो मैंने उस वक्त शुरू किया। और थोड़ा लेट शुरू किया, पर मैंने फिर दुनिया को एक अलग तरीके से देखने की कोशिश की, सोचने की, समझने की और सीखने की कोशिश हुई, जिसमें लिटरेचर बहुत बड़ा काम किया। और उस वजह से ऐसा हुआ कि मैं जिस बैकग्राउंड से आई थी, और जैसे मुझे लगने लगा था कि पैसा ही सब कुछ होता है, सडनली मुझे एहसास होने लगा कि एहसास कहाँ से आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार होता है ना, सालों तक आपको पता नहीं चलता है कि आपको लाइफ में क्या करना है। जी हाँ, और बहुत साल निकल जाते हैं और फिर पता चलता है यार करना तो ये था। हाँ, यू नो, जैसे बहुत हमारे मित्र हैं ऐसे। तो ये एहसास कैसे क्यों कैसा हुआ? है संदीप, जब वही ना वो वक्त जो मिला ना मुझे, जब मेरे किताबें और ट्रैवल, वहाँ से आपको जब आप दुनिया देखते हो ना अपनी आँखों से, महसूस करते हो, तब आपको पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे काम नहीं हुआ है। आप प्रेमचंद पढ़ते हो, आप इस्मत पढ़ते हो, आप मंटो पढ़ते हो, आप कमाठीपुरा जाते हो, आप गांव में जाते हो। जिस गांव में मैं पहले भी जा चुकी हूँ, मेरे यहाँ पर, मैं अभी जब मतलब उस वक्त में जब मेरे वो जो टाइम चल रहा था मेरा खुद को खोजने का, तब मैं जब जाती थी, तब मुझे ऐसा एहसास हुआ, अरे यहाँ पे तो स्कूल नहीं है, यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है, ये किसान ये क्या काम करें। तो आप लिटरेचर की दुनिया से, वर्ल्ड सिनेमा की दुनिया से, और जब जब लोगों से मिलते हो आप, वहाँ से आपको ये एहसास होता है कि जो किताबों में लिखा है वो कितना सच है। आज भी प्रेमचंद की किताबें जो 20-30 साल पहले लिखी हुई हैं, आज भी वही हैं हम। तो वो आपको कहीं ना कहीं तो लगता है कि अरे आज भी स्कूल नहीं है गांव-गांव में, आज भी पानी नहीं है गांव-गांव में, आज भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे काम करना ज़रूरी है। तो ये कितना भी करो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और उस वजह से मैं बहुत खींचती गई। और जैसे मैं नेपाल में थी अर्थक्वेक के बाद, तो वहाँ पर भी मैंने इतने ऑन ग्राउंड इश्यूज़ देखे, और काम करने के बाद मैं जब वापस आई मुंबई, तो मुझे ऐसे लगने लगा कि जितना मैंने काम किया है नेपाल में, उस छोटे से गांव में, वो सब ज़ीरो होने वाला है। क्योंकि मैंने
हम मतलब मैं तो किसी और के लिए काम कर रही थी, पर मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वहाँ पर हमने एक ग्राउंड टीम ही नहीं बनाई। आपने उन गांव के लोगों को तैयार नहीं किया कि ये तुम्हारा गांव है और ये जो काम हुआ है ये तुम्हें देखना है। अच्छा, उनको नहीं उभारा? उनको नहीं उभारा। तो ये उस वक्त जब मुझे एहसास हुआ तो मुझे ऐसे लगने लगा कि मुझे और डिटेल में काम करना है। मैं ऐसे नहीं कर सकती कि हाँ मैंने एक छोटा सा काम किया और मुझे लगा कि मैंने बहुत कुछ किया। तो मतलब ये होता है कि जैसे जब तक उनको एक कन्विक्शन नहीं आए या उनको ये नहीं समझे कि भाई आपको भी ये इसमें, वही लीडर्स, वी हैव टू क्रिएट लीडर्स ऑन ग्राउंड, वी हैव टू एम्पावर देम इन सच अ वे कि जहाँ पे उनको खुद को लगने लगे कि हाँ मुझे किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना है। और वो नेपाल के वक्त मुझे बहुत बड़ा शॉकिंग था वो, और इस वजह से जब मतलब और ज़्यादा सोशल वर्क जो है वो मुझे एक हॉबी या एक ऐसा नहीं कि वक्त मिले तब करने का, इस वजह से ज़्यादा मुझे ऐसे लगा कि ये मेरा रोज़ का हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है और ये ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं तब से काम करती जा रही हूँ। फॉर्चुनेटली मैंने जो सिनेमा किया, जो भी काम किया है मैंने, और वो सबकी कहानियों में जो औरतें मैंने निभाई हैं वो सभी कहीं ना कहीं तो इसी समाज का हिस्सा है। तो वो और भी ज़्यादा मुझे अपने काम पे फोकस करने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 2015 में आपने अपना पहला गांव अडॉप्ट किया? हाँ, मतलब 2015 के करीब मैंने पानी पे काम करना शुरू किया है इस एक गाँव में। पांडरी, जो पांडरी नाम, हाँ पांडरी है। तो ये गांव क्यों सिलेक्ट किया? मतलब मैंने वही जब मैं घर गई थी तो मैंने तो मेरी माँ भी किसान खानदान से है, तो मैं वही उसी जिद्दोजहद में थी कि हो क्या रहा है। मुझे मतलब मैं थोड़ी सी परेशान थी सभी चीज़ों से, और उस वक्त ड्राउट का बहुत हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही न्यूज़पेपर और ये सब, और मैं उसी के पहले मैं श्रीनगर में फ्लड के वक्त भी थी। तो मुझे कहीं ना कहीं तो ये लग रहा था कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो मेरी माँ के साथ मैं काफ़ी गांव में गई, कुछ ऑफ कोर्स रिश्तेदारों के गांव में गई, कुछ ऐसे ही छोटे छोटे गांव में गई देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे गांव थे, मैं 3-4 महीने मैं जाती रही। ऐसे गांव हैं जहाँ पर कोई ना कोई तो छोटा मोटा काम कर रहा है, कोई गांव ऐसा है जो पॉलिटिकली अटैच्ड है तो वहाँ पे कुछ काम हो रहा है, कोई ऐसा है जहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव है, कोई गांव ऐसा है जहाँ पर तो पर ऐसे छोटे बहुत ऐसे ही गांव हैं वो बहुत निगलेक्टेड है। सो पांडरी वाज वन ऑफ देम जहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ था। सो आई वेंट देयर, और मैं उस वक्त अकेली थी, माई मदर वॉज नॉट विथ मी। तो मैं जब वहाँ अकेली ऐसे ही जाके मैं बातें हो रही थी वहाँ पर, तो एक बूढ़ी औरत थी, कितना फ़ोटो खींचेंगे काम कब करेंगे। तो उसको लगा था कि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। तो मैंने कहा तो फिर आप कब काम करोगे, पानी नहीं है हमारे पास, ये नहीं है वो नहीं है। तो मैंने कहा मैं कोई गवर्नमेंट की नहीं हूँ, मैं तो बस आपसे पूछताछ करने आई हूँ कि क्या हो रहा है करके। तो उसने बोला बस पूछताछ ही करते रहोगे, ये आता है पूछताछ करता है, वो आता है पूछताछ करता है, काम कोई नहीं करता। मैंने कहा गाँव वाले क्यों काम नहीं करते? बोले गाँव वालों ने काम किया होता तो मैं यहाँ पे बैठ के तुम्हें डांटती। तो मैंने तुम क्या करोगे ये बताओ, मुझे ये मत बताओ इसने किया क्या वो क्या। सो यू नो दैट्स व्हाट लाइक कि मैं क्या करूँगी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो उंगलियाँ दिखाती रहूँगी ना कि इसने नहीं किया अच्छा उसने नहीं किया, इसने नहीं किया अच्छा उसने नहीं किया। मुझे ऐसा लगा कि मेरी तरह से मैं क्या शुरू कर सकती हूँ। तो पानी वॉज द फर्स्ट थिंग। तो मैंने उस गांव की ज़रूरत थी, उस गांव की पहली ज़रूरत थी, जो ज़रूरत थी वहाँ से तुम्हारा काम शुरू। तो मैंने वही वहाँ पर भी मैंने पहले ग्रुप बनाया। मैंने कहा अगर मुझे काम भी करना होगा तो मैंने जो गलती की थी कि मैंने यहाँ पे थोड़ा काम किया वहाँ पे थोड़ा काम किया, तो मैंने कहा नहीं यहाँ पे नहीं हो सकता। मैंने वो टीम पहले इकट्ठा की कि कौन इंटरेस्टेड है, किसको क्या चाहिए। तो ऐसे करते करते फिर मैंने एनवायरमेंटलिस्ट को इन्वॉल्व किया, एक सुमन सर हैं उनको इन्वॉल्व किया जो पानी पे काम करते, गोखले करके उनसे पानी पे काम करते उनको। तब मेरा कोई NGO वगैरह कुछ नहीं था, मैं अकेली थी और मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैंने अपना कुछ एक पोस्ट डाल दिया, मैंने कहा ये ऐसा ऐसा कुछ काम करने की कोशिश कर रही हूँ मैं और मुझे थोड़े पैसे चाहिए। ऐसे ही हुआ कि तुमने अंदर की सुनी, हाँ, और मुझे जाके करना हाँ, बागे का कुछ पता नहीं था, कुछ नहीं पता था।
क्या बात। तो सबसे पहला पैसा मुझे आया मसान को नेशनल अवार्ड मिला था, तो वरुण ग्रोवर ने और नीरज खेवान ने मुझे उनका जो नेशनल अवार्ड का पैसा दिया था, वहाँ से शुरुआत हुई। क्या तो बात। मेरा ये तो किसी को मालूम ही नहीं है कि इतनी बड़ी अच्छी फिल्म है और इन दोनों ने मतलब ये भी काम किया। तो उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को भी बोला, तो ऐसे करके मेरे पास जब पैसे जमा हुए, अराउंड 1.5 लाख रुपीस जमा हुए थे, गांव वालों ने कुछ इकट्ठा किए, गांव वालों ने बोला कि हम खड़े रहेंगे और काम कराएंगे। 15 दिन थे। तो और ये गांव वालों जैसे मतलब तैयार हो गए, हाँ, तो ये कॉन्फिडेंस आ गया जल्दी? उसको कितना टाइम लगा गांव वालों का विश्वास जीतने के लिए? लगभग 3 महीने लगे। अच्छा। उनको तैयार करने में। हाँ। और पैसे भी इकट्ठा करने में। ओके। तो वक्त लगा, पर मुझे लगता है कि जब हमने शुरू किया काम, वो बहुत ही अच्छा हुआ था। पर वही, काम बहुत अच्छा हुआ। फिर उसके बाद ऐसे लगा कि अरे हाँ, वो अच्छा हुआ। तो पर बाद में एहसास हुआ कि अरे टॉयलेट्स नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है। तो आप जब एक गांव के साथ इतना जुड़ जाते हो अच्छी तरह से, तो आपको फिर एहसास होने लगता है कि अरे ये भी काम करना है। तो फिर 1 साल लगा हमें गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके कि आप भाई, क्योंकि गवर्नमेंट 11,500-12 हज़ार रुपये देता है एक टॉयलेट बनाने के लिए। अच्छा, okay। हाँ, तो उसके लिए आपको पूरा वो गवर्नमेंट का फॉर्म भरना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने फिर की। पंचायत समिति में मैंने 4-4 घंटे बैठी हूँ मैं वहाँ पर, क्योंकि उनको किसी को भी पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। तो वही, और मुझे याद है कि एंग्री इंडियन गॉडेसेस का प्रीमियर भी हुआ था उसके पहले। और तो वही, तो ज़्यादा कुछ पता नहीं था। और मैंने बहुत कम लोगों को बोला था कि मैं एक एक्टर हूँ करके। मैंने बहुत सारे लोगों को, मुझे वो सिर्फ दीदी करके बुलाते, उनको ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैं क्या काम करती हूँ। किसी ने नहीं पूछा कि मैं क्या काम करती हूँ। तो ऐसे कई साल निकल गए जब लोगों को पता ही नहीं था कि मैं करती क्या हूँ एक्चुअली। उनको सिर्फ पता है कि मैं वो दीदी वो आती है हमारे पास। एक तरह से कितना सिंपल होता है ना, बहुत, कि आप जुड़ जाओ, दिल जुड़ जाए बस। हाँ, बस उतना ही। कोई पूछता नहीं कि आप क्या काम करते हो, आप कितना पैसा कमाते हो, आप कहाँ से आए हो, आप बस आ रहे हो, चाय पीना है, कैसे हो। पहले ऐसे विश्वस्त कितने आदमी जुड़े इसके साथ शुरू में? तो वही पूरा गांव जुड़ गया। हाँ। वैसे। और फिर हमने जब टॉयलेट्स बनाए, फिर उसके बाद और पास आए हम, मतलब पूरे गांव वाले। फिर उसके बाद हमने काफ़ी वर्कशॉप्स रखे थे, मेडिकल हेल्थ केयर के ऊपर बहुत काम किया। फिर उसी गांव में स्कूल जो थी वो काफ़ी डिलैपिडेटेड कंडीशन में, बहुत ही ख़राब थी। तो उसके लिए मैंने जिला परिषद को, एक ही स्कूल थी वो, जिला परिषद की स्कूल होते हैं। अब ये है कि गवर्नमेंट की स्कूल हर गांव में होती है। एक फ़ायदा है इसी चीज़ का कि मराठी मीडियम स्कूल है जो गांव में होती है, जिस पे आपको ज़मीन मिलती है और जो छत मिल रही है वो है। तो मैंने काफ़ी वहाँ पे ट्राई किया कि अगर गवर्नमेंट अगर बना दे तो, बट उस वक्त अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा कि हम नहीं बना पाएंगे इतने जल्दी, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं। तो फिर मैंने कहा कि यार मैं और नहीं रुक सकती। तो मैंने इसका कोई कारण नहीं कि क्यों बना नहीं पाएंगे? नहीं, उस वक्त शायद उनके पास तो फंड नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वो तो मतलब एक बहुत बड़ी पर मुझे लगता है कि हाँ, मतलब मैंने मेरी तरह से ट्राई किया उनको। हाँ, पर मुझे एक अच्छा है कि एटलीस्ट उन्होंने परमिशन दी मुझे 1 साल बाद कि आप ठीक है, आपको अगर बनाना है तो आप बना लीजिए, ये फॉर्मेट है, आपको सबमिट करना पड़ेगा आपके डिटेल्स, क्योंकि ये गवर्नमेंट के स्कूल बना रही हूँ मैं उनके प्लान पर। तो मैंने फिर एक आर्किटेक्ट फॉर्चुनेटली मिल गए मुझे, तो उनके साथ मिलके मैंने प्लान बनाया और फिर स्कूल बनाना शुरू किया। तो उस वक्त सेक्रेड गेम्स आया था और मैं इसी स्कूल के इर्द गिर्द थी। मैं प्रीमियर भी नहीं जा पाई उस वजह से, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रही थी वो स्कूल बनाते। तो 2 साल ऑलमोस्ट मुझे लगे स्कूल बनाने, क्योंकि बहुत मुश्किल हुआ। मैं आर्किटेक्ट नहीं ना, मुझे ईंट पत्थर का भाव पता है, तो बहुत मुश्किल हुआ। नया नया था, सभी लोग नए थे, बस इतना था कि विल था कि कुछ अच्छा करना है, ग्रीन स्कूल बनाना है।
तो जिसमें आप सीमेंट कम से कम इस्तेमाल करो, आप हर चीज़ का ख्याल रखो, जो बच्चों को अच्छा लगे, कलरफुल स्कूल बनाओ। तो ये सब मेरा ये था कि क्योंकि मैं ऐसे स्कूल में गई थी बचपन में, मुझे आज भी याद है कि मेरा क्लासरूम था संदीप, उसके बाजू में टॉयलेट था जिसके दरवाजे नहीं थे। और वो इतना ख़राब होता था कि उसकी महक जो थी वो पूरे क्लासरूम में घूमती थी। तो मुझे वो एहसास ही नहीं है कि ये कुछ अलग है। तो मुझे हमेशा लगता है कि बच्चों को अगर आप अच्छी शिक्षा के साथ साथ एक अच्छा माहौल भी देना तो मज़ा आएगा उन्हें पढ़ने लिखने में, और बहुत ज़रूरी है। और वही है कि पांडरी जैसे बहुत से ऐसे गांव हैं, बहुत से ऐसे ट्राइबल गांव हैं जहाँ पे स्कूल ही नहीं है, तो बच्चे जाएंगे भी क्यों? और अगर है भी तो इतनी टूटी फूटी दीवारें हैं, बैठने के लिए भी ठीक तरह से जगह नहीं है, उनको क्यों मज़ा आएगा? फिर एक टीचर होती है जो 100 बच्चों को पढ़ा रही है। तो इमेजिन यार वो कितना उनका ध्यान रहेगा उस पढ़ाई में, बहुत। तो वो आधे से ज़्यादा बच्चे आज खेतों में काम करने चले जाते हैं, क्यों ही आएंगे ना स्कूल? और एक वो बेचारी टीचर कितने लोगों को संभालेगी? वो भी थक जाती है, बोलती है हाँ ठीक है मैं अटेंडेंस लगा देती हूँ। तो वहाँ क्या हुआ चेंज? तो फिर वहाँ पर जब हमने स्कूल बनाया, एक तो मतलब 2 साल भी जो लगे, हर गांव का इंसान, हर औरत, हर बच्चा उस काम में था। उनके सामने सारी चीज़ें हुई कि मैंने कितनी मुश्किल से ये स्कूल बनाई। और हमारे गांव के टीम ने बहुत ज़्यादा काम किया, और फाइनली जब स्कूल बनी तो बच्चे अभी मतलब बहुत एंजॉय करते हैं। वहाँ पर मैंने लाइब्रेरी जो बनाई वो सत्यदेव दुबे जी के नाम पे बनाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बचपन में मुझे जो लोग मिले जिन्होंने मुझे कुछ किताबों से, कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस किया, जैसे तेंदुलकर हो या माडगुळकर हो, या कितने सारे लोग हैं जिनको मैंने बचपन में कहीं ना कहीं तो पढ़ा है और उनका असर हुआ है मुझ पर। डांस है, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो मुझे थोड़ी बहुत मिली, जिससे मुझे वो प्रोत्साहन मिला कुछ करने का ज़िंदगी में, वो मेरे बच्चों को भी मिले गांव के। तो मैंने थिएटर भी इंट्रोड्यूस किया, वो बच्चे गाते भी हैं, उनके पास इंस्ट्रूमेंट भी दिए मैंने। कोई ना कोई तो जाता है औरंगाबाद से उस गांव में जो किताब पढ़ता है, तो अलग अलग ऑथर्स को इंट्रोड्यूस करता है। फिर कोई डांस सिखाता है, जूडो में सीखती थी बचपन में, तो मेरे सेंसे जो है मेरे टीचर, तो उनको मैंने भेजा। मैंने कहा नहीं, कोई ना कोई तो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे जूडो सीखें, तो एक डिसिप्लिन आए, एक स्ट्रेंथ आए, एक कॉन्फिडेंस आए। तो ये सारी चीज़ें जो मुझे मिली है पढ़ाई के अलावा, मैंने उनको भी इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। तो ऐसे अभी मेरे बच्चे मतलब बहुत खुश है। लिटरली मैं उनको, कुछ बच्चों को तो मैंने पैदा हुए देखा है, वो भी अभी जूडो खेलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो ऐसे अभी वैसे मैंने पांडरी जैसे अभी मैंने, तो इसका कल्चर और इसका जो सारा है वो बिल्कुल ऑर्गेनिकली बन गया, मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी को फॉलो किया कि कोई एक स्कूल है इस तरह का, नहीं, ऐसा जो भी बना है वो बहुत ही ऑर्गेनिकली जो नीड्स थे और जो बनता गया। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गांव में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, होनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं तो लगता है ना कि जैसे मेरे मामा को देखा है मैंने, मेरे चाचाओं को देखा है मैंने, अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे काम किया होता गांव पे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको काम मिलता, जो शहर में नहीं आते या कहीं जाते नहीं। मेरे फादर तो हमारी कॉटन फार्मिंग करते थे, वो तो ड्राउट की वजह से तो ऑलरेडी इशू था ही, पर इंडस्ट्रियल जोन में हमारी ज़मीन चली गई थी, तो उस पर भी हमने देखा है मेरे फादर को डिप्रेशन से जब वो गुजर रहे थे। तो वो एक बहुत ही ख़राब पीरियड था। कहीं ना कहीं तो अच्छा हुआ उन्होंने कुछ ग्रेजुएशन किया था, तो वो नौकरी के लिए उन्होंने अप्लाई कर सकते। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए, तो वो क्या काम करते, लेबर का काम करते हैं वो कोई। और बहुत सारी ऐसी जो शुगर केन फैक्ट्रीज है, वहाँ पे फैक्ट्री में काम करते हैं, और इतना काम होता है 12-14 घंटे इंसान, वो बहुत एक अजीब तरह की स्मेल आती है उन फैक्ट्रीज में। वो वहाँ काम करते हैं, जाते वक्त वो इंसान दारू पी के घर जाता है।
तो फिर आप ही देखो ना, तो ऐसा जो सिस्टम चल रहा है तो क्या ही होगा ना। आज गांव के गांव ख़त्म हो रहे हैं संदीप। मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ 10 बाय 10 के इसमें आके ड्राइवर का या लेबर का काम करने के लिए तैयार है, अपना गांव अपनी ज़मीन छोड़ के। अभी भी वैसा ही? अभी भी ऐसा ही है। लोगों को लगता है कि नहीं है, पर ऐसा ही है आज भी। इंटीरियर्स में हाँ, आज भी 12 साल की लड़की की शादी होती है। कितने सारे ऐसे ये है कि आज भी लड़का चाहिए लोगों को। ये सारी चीज़ें हैं। इट इज़ गोना टेक आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स। लोग मुझे पूछते कि अभी तो तुमने पानी का काम किया, ख़त्म हो गया होगा ड्राउट ना। कैसे ख़त्म होगा? हमने इतने सारे ये फैक्ट्रीज बना दिए हैं, प्लास्टिक डाल दिया है, केमिकल पूरा बह रहा है हमारे ज़मीन में। तो कैसे कोई कैसे ड्राउट जाएगा? उसको कितने साल लगेंगे ड्राउट जाने के लिए? आप फैक्ट्रीज निकाल पाओगे क्या? नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं कितना भी पानी पे काम करूँ, तो मुझे इस वजह से मैं पानी के साथ साथ फिर मैं फार्मिंग पे भी काम करती हूँ। फार्मिंग के साथ साथ मैं और कौन सी चीज़ में इंट्रोड्यूस कर सकूँ जिससे एक जोड़ धंधा होता है ना कि और कोई बिजनेस कर सके। तो आप 6 महीना ये करो, 3 महीना खेती भी आप? मैं बहुत ट्राई करती हूँ, जितना हो सके उतना ट्राई करती हूँ। पर अभी इतना ये है कि बहुत इट्स अ ड्राउट थिंग, तो मैं पर्माकल्चर नहीं ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर सकती। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं उनको नहीं बोल सकती कि अच्छा ये लगाओ आप वो लगाओ। तो जो एरिया है उस हिसाब से मैं काम कर सकती हूँ। सो आई एम मैं भी सीख ही रही हूँ। तो मेरे लिए भी ये है कि नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करना। तो जो भी कुछ अच्छा कर रहा है मैं उनसे पूछती हूँ कि अच्छा हमारे गांव में कर सकते हो क्या? तुम मतलब जो भी कुछ अगर नई चीज़ें है, जैसे मैंने आपको कहा कि प्लीज़ गांव में अभी आर्ट क्लासेस ले लो, तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को बोलती हूँ तुम क्या करते हो, अच्छा तुम आओ मेरे गाँव। क्या बात। सो ट्राई कर रही हूँ। बट तो ये जो सारी चीज़ें आपने चैलेंजेस झेला है और चैलेंजेस को आपने उसको पॉजिटिव उसमें बनाया है, तो ये पर्सनल लाइफ में भी आपका इसका फ़ायदा हुआ है? इसका कोई एप्लीकेशन हुआ है? ये होता है मतलब आप अलग बन जाते हो ना, आपकी एक पर्सनालिटी अलग बन जाती है क्योंकि आपने इतना चैलेंजेस को झेला है, उसको अप्लाई किया है, उसको वो किया है। तो आपके करियर में या आपकी सोच में या आपके उसमें है ना बहुत फ़र्क होता है। मुझे लगता है कि जैसे अभी 10-12 साल हो गए इस चीज़ को। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ही करेक्ट इंसान थी, मैंने भी गलतियाँ की हैं। मैं भी एनवायरमेंटली मैंने बहुत गलतियाँ की। मुझे भी नहीं समझ में आता था किससे किस तरह से बात करूँ, किससे किस तरह से बात नहीं करना चाहिए, या एनवायरनमेंट के बारे में, या तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जितना आप समाज से जुड़ते हो आप सीखते हो। मुझे पहले किसी चीज़ का इतना लेना देना नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा प्रोटोकॉल, मेरी ज़िंदगी, मुझे पैसा कमाना है, मुझे चीज़ें चाहिए, मुझे वो चाहिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा कुछ अब फैमिली केस में आता है, अच्छा मुझे इसको ये करना है, इसको करना है। कि आप अपना एक ऐसा एक विश्व बना लेते हो और उसमें ही घूमते हो। पर आप जितना आप समाज के पास जाते हो तब आपको समझ में आता है छोटी छोटी चीज़ें। आप अपने बाकी लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हो, आप अपनी टीम के साथ कैसा बिहेव करते हो, आप जब भी किसी से मिलते हो आप कैसे बात करते हो। आप जैसे LGBTQI के साथ भी मैं काम करती हूँ बॉम्बे में, तो मुझे उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो गांव में मैं किस तरह से सोचती हूँ, उनके साथ कैसे बिहेव करती हूँ, और तो मैं आई हैव इवॉल्व्ड एंड आई एम स्टिल लर्निंग। और कई बार हमको लगता है शहर वालों जो रहते हैं कहते हैं कि यार वक्त ही नहीं मिलता है यार, इतने हम काम में बिजी रहते हैं, वक्त नहीं मिलता है। तुम कैसे वक्त, काम भी उतना ही अच्छा करती हो, मतलब यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ द कंट्री एंड ये सब करती हो, कैसे वक्त निकालती हो यार? ये क्या है मतलब, ये इज इट इन द नहीं, वक्त तो आपको प्रायोरिटी क्या है उस हिसाब से काम करना है। और जैसे मैंने कहा कि ये जो है वो मैं काम में मैं उसको नहीं करती हूँ, ये रोज़ की बात है मेरे लिए कि अब जैसे जीना हाँ, मतलब इट्स लाइक अ ब्रीदिंग फॉर मी नाउ कि आई हैव टू, दिस इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू डू दिस एंड दिस इज़ नॉट, देन इसके बीच में जो काम आएगा वो काम आएगा। तो ये मेरी तरह से मैंने उसको प्रायोरिटी दी है। ज़रूरी नहीं कि हर एक इंसान,
बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि हर इंसान उसी तरीके से जाए या मतलब 1000 किलोमीटर ट्रैवल करके आप काम करें, पर वक्त मिलता है यार एक्चुअली। थोड़ा सा आप अपना इंस्टाग्राम रील्स और व्हाट्सएप थोड़ा सा दूर रखें तो आप और खुद को क्या चाहिए। जैसे मैंने जैसे एंग्री इंडियन गॉडेसेस के बाद और एस दुर्गा के वक्त और ये सब करते करते, ये काम करते वक्त मैंने तय कर लिया था कि मुझे इस तरह के सिनेमा का और किरदारों का, और जैसे सीक्रेट गेम्स भी हुआ, इस तरह के सीरीज़ का ही हिस्सा बनना है। तो मेरे चॉइसेस कम हो गए, तो मैं बहुत काम करने नहीं लगी। और क्या होता है ना कि आप जब पीआर नहीं करते हो, आप जब कॉस्ट्यूम ड्रामा नहीं करते, तो बहुत पैसे बच जाते हैं। तो पैसे जब बचते हैं ना लाइफ में, तो आपको लगता है कि हाँ, जितना पैसा मिल रहा है उसमें घर अच्छी तरह से चल पा रहा है, ज़िंदगी चल पा रही हूँ। और अगर मैंने 1 साल नहीं काम किया तो मैं इतने पैसों में मैं इतना भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। तो आपको अपना लाइफ कैसे जीना है ये आपको डिसाइड करना है। तो मैंने उस वक्त मैंने यही डिसाइड किया कि मुझे भले ही कम काम मिले पर मुझे मज़ा आना चाहिए। मैंने मेरा एडवर्टाइजिंग, लॉ, मैंने सारी चीज़ें, मेरा अच्छा खासा पेमेंट वाले एडवर्टाइजिंग का काम करती थी, वो सब छोड़ के मैं एक्टिंग में आई। तो मुझे लगता है कि मैं पैसे कमाने के लिए मैं पुणे आई, पैसे कमाए, फिर मैं वो मतलब वो प्रॉब्लम हो रहा था, मैं इसलिए मुंबई में मैं लाइफ जीने के लिए आई। तो मुझे लगता है कि मैं फिर से क्यों वापस जाऊँ इस चीज़ को मैं छोड़ के आई हूँ। तो पैसा तो जितना चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए उतना मिल रहा है, नॉर्मल तो रहना है यार, अपने को ज़रूरी नहीं है कि हाँ भाई मतलब वही वो, और अच्छी तरह से। मुझे बहुत मज़ा आता है यार, मुझे ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ के लिए मुझे मतलब गुची प्राड़ा ही पहन के जाए। जिस तरह का हमारा ये इंटेंशन भी है, ये बड़े आम हमने जो लिखा है या ये जो पॉडकास्ट का नाम है, इसका अलग अलग पर्सपेक्टिव्स ऑफ लाइफ, जैसे ना एक आमतौर पे होता है कि आप बड़े होते हो जब आपके पास सब कुछ है, आपके पास गाड़ी घोड़ा है, आपका ये है वो है, पैसे बहुत हैं, ये है वो, तो बड़ा उसका एक स्टेटस है ना। बट मेरे ख्याल से ये भी है कि आदमी ने अपना सोल और अपनी खुशी और अपना पैशन खोज के उस पे लगे रहना और उसको बड़ा करना, ये भी तो बड़प्पन है ना। तो जैसे मतलब ये कहते हैं ना कि आप एक बिल्कुल आम लड़की थी जो गांव से आई, जो गांव में कहा जाता है कि ये करो वो करो, अपने अपना खोजा और अब अपनी खुशी, अपना हैप्पीनेस और अपना पैशन और अपना उस पर लगी हुई है ना। तो इसी को हम कहते हैं बड़े आम। वही बड़ा मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि जैसे बहुत सारे ऐसे गांव में या लोग मिलते हैं मुझे, जो मुझे लगता है कि बहुत पैसों वालों से भी बड़े दिल के होते हैं। तो मुझे लगता है वो बड़े हैं। जिस इंसान का दिल बहुत खूबसूरत है ना, और जो हर चीज़ को समझ सकता है, अच्छी तरह से देख सकता, अच्छा ये मिलता है, वो इंसान बड़ा है मेरे लिए। और ये बहुत बड़ी सीख है मेरे लिए कि आप पैसों से, आपके कपड़ों से, आपके पास जो चीज़ें हैं उनसे नहीं बड़े हो सकते। आपने कितना भले ही काम किया हो, उनसे भी शायद बड़े नहीं होंगे। आपने दूसरे इंसान को, अपने आसपास के लोगों को, अपने जानवरों को, आपने जिनको ज़रूरत है उनको आपने उभारा है। हाँ भाई ना, उनके साथ आप कैसे बिहेव किए, अपने एनवायरनमेंट को, अपने अर्थ को, सोल को कैसे बिहेव किया है, वो इंसान मेरे लिए बड़ा है, वो बहुत ज़रूरी भी है। अच्छा, ये सब है ना, जनरली बहुत स्पिरिचुअल आदमी ये सब कहता है। मैं बैठी हूँ ना। तो स्पिरिचुअलिज्म से आपका कोई वो नहीं है ना, ऐसा कोई मतलब आपने कोई उस तरह का ट्रेनिंग या उस तरह उसमें गई हो कि जिस तरह से बातें, या ये बहुत ही मतलब क्या है, मतलब नहीं तो ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं ये तो स्पिरिचुअल आदमी का काम है। नहीं, बट आई थिंक there's nothing wrong in it, right? Of course not. But it's so beautiful to आप लोगों से मिलते हो, आप सीखते हो उनसे, कुछ तो अच्छी बातें सीखते हो। जैसे हम लोग बैठ के बातें करते हैं, या दोस्त लोग हैं या ये है, आप कुछ अच्छा सीख लेते हैं, लोगों से मिलते हैं, कुछ अच्छा सीख लेते हैं, और वो सीख जो है
वो स्पिरिचुअल स्पेस है आपकी, वो आप में चली जाती है और आप फिर वो डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा ये नहीं चीज़ चाहिए मुझे, ये चीज़ चाहिए मुझे। तो ऐसे ही मैं सीख रही हूँ लोगों से, समाज से। तो ऐसा नहीं है कि मैं सब मतलब बहुत ही मतलब ये हूँ, मैं भी सीख रही हूँ। मैं तो बहुत गलतियाँ करती हूँ, हमेशा ऐसा लगता है वो क्या हो गया, पर फिर भी मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, सीख लो। It's So okay. is it you are always connected to your soul? I'm trying to connect it to I your am soul. trying to connect with Because my ये आपके soul. काम में भी दिखता है, आपके Yeah. इवन आप जो किरदार निभाती हैं जो भी हैं, आई एम श्योर वो सोलफुल लगता है। मैं वही ना, मैं उनसे भी बहुत सीखती हूँ, मेरे किरदारों से। मैं जैसे अभी ट्रायल बाय फायर हूँ तो नीलम कृष्णमूर्ति है, या जैसे फेम गेम वाला शोभा त्रिवेदी है, या एस दुर्गा वाली दुर्गा थी, या गॉडेसेस, या इसमें चुगताई मैंने जो किया, या अभी हमारा जो फिल्म है। तो ये सारे किरदार मुझे इतना कुछ सिखा के गए हैं कि मुझे नहीं लगता ये मेरे अंदर से कभी जाएंगे। और कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग का वो प्रोसेस मुझे है, तो इसलिए जो भी आता है मेरे पास वो क्या प्लस दे के जाता है मुझे, वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भाई अच्छा ही है ना, मतलब ये हमारा जो ये प्रोफेशन है ये हमें इतना कुछ देता है एज एन आर्टिस्ट। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन आई फील, ऑफ कोर्स अदर्स आर टू, बट मुझे लगता है कि हम जो है, हम इस कैमरा के आगे रहने वाले लोग हैं और हमें सुनने वाले बहुत सारे जो है, मुझे लगता है कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या दिखा रहे हैं, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वजह से वो दोनों जगह मैं जब सामने देखती हूँ और मैं उस कैमरा के सामने रहती हूँ, मुझे लगता है कि अगर मुझे कुछ सुनना है तो मुझे किस तरह की चीज़ें सुननी चाहिए। तो इस वजह से वो मतलब क्योंकि मुझे याद है कि जब ये सत्यशोधक फिल्म जब बनी थी और जब उसमें सावित्री बाई का कास्टिंग का वो आया तो बहुत ऐसे चल रहे थे और सडनली मेरे दिमाग में आ पाई, क्योंकि जो भी आपका काम, उसके पहले हम जानते भी नहीं थे एक दूसरे को, बहुत ज़्यादा जानते भी नहीं थे, मतलब पर्सनली नहीं जानते थे, बट एज एन एक्टर वॉट एवर काम देखा था। तो जब आपका काम देखा था और मैंने कहा यही है सावित्री, और मेरे ख्याल से वो इंस्टिंक्ट बहुत ही सही निकला। बिकॉज एक होता है कि जो सोलफुल होता है वो बिल्कुल दिखता है, वो महकता है ना, तो वो एकदम मुझे लगा कि ये करेक्ट है। और मेरे ख्याल से जो भी सावित्री बाई हैं फिल्म में कमाल है, मतलब आई एम सो फॉर्चुनेट टू वर्क विद यू, बिकॉज वो जो दोनों का जो केमिस्ट्री, दोनों का जो काम है ना, वो दोनों का जो मतलब वो देयर टू बॉडीज वन सोल एक्चुअली। तो वो मतलब जितना हो पाए उतना कर पाए हम, बट आई मीन विदाउट योर सपोर्ट वो नहीं हो सकता था इस फिल्म में, ये मैं बिल्कुल। और मुझे ये भी एहसास है कि शूटिंग के बगैर भी हम जब भी बोलते हैं, हम पता है हम कभी वॉक पे चले जाते थे और वो इट वाज लाइक कि एक दोस्त या एक कोई है हम सफ़र उस तरह का होता था ना, कोई जेंडर बायस नहीं, कुछ नहीं, ऐसा था कि यार ये ये जो है ना, ये बहुत कम लोगों के साथ ये वाइब्स मिलता है। और हर हम कॉन्वर्सेशन भी मतलब दुनिया की, बच्चों के, इसकी गांव की, आर्ट की, कितना कुछ है जो सीखने के लिए है। और मुझे लगता है कि मुझे भी बहुत मज़ा आया काम करके। और सावित्री बाई मतलब छोटा सा, मैं इतना भी पास नहीं हूँ मैं उनके, पर इट्स अ ह्यूज ऑनर टू पोर्ट्रे सावित्री बाई ऑन स्क्रीन, ह्यूज ऑनर। मतलब मुझे लगता है कि वो नाम ही मेरे काम के साथ जुड़ना बहुत बड़ी बात है। तो आई एम फॉरएवर इन डेट विद हिम। नहीं भाई, तो कमिंग बैक टू योर जो स्कूल और वो गांव का जो काम कर रही है, आप हमेशा इनोवेट करती गई, राइट? तो इनोवेशंस में आपने अभी क्या क्या किया है, मतलब क्या कर रही हैं आप जिससे अभी? जैसे मैंने 5 साल तक मैंने पांडरी में काम किया। उसके बाद कोविड में काफ़ी गांव के लोग जुड़ गए मेरे से, तो ऑलमोस्ट 23 गांव हो गए अभी मेरे पास।
और काफ़ी अलग अलग जगह की टीम है अभी जो नभांगन के साथ काम करती है। नभांगन ये मेरे एनजीओ का, नॉन प्रॉफिट का नाम है। नभ स्काई और आंगन, नभांगन बिल्कुल बड़ा है। हाँ वही, मतलब। तो मैं वही बोलती कि आंगन के साथ साथ में स्काई के आसमान पे भी काम करना होगा जी। तो मुझे वो नॉन प्रॉफिट करना पड़ा बिकॉज फंड्स कैसे मैं इकट्ठा करूँगी, और मैं चाहती थी कि जो भी चीज़ है उसको प्रॉपरली रिकॉर्डेड प्रॉपर वे से जाए। तो 2018 में मैंने रजिस्टर किया था एनजीओ। फिर 2020 के वक्त जब कोविड हुआ तो बहुत काम ऑन ग्राउंड करने की ज़रूरत थी, तो मैंने शुरू किया था, मेरे गांव से किया था, आसपास वाले गांव। ये भी मैं मतलब पूछने ही वाला था कि कोविड फेज में क्या चैलेंजेस हुए? बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हुए, और क्योंकि उस वक्त थोड़ा सा ऐसा था कि बहुत सारे लोग शहरों से गाँव की तरफ आ रहे थे, और एक जो डर बैठ गया था लोगों में कि पता नहीं किसको कोविड है और क्या है। और पहले ही हम इतनी सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं, फैसिलिटीज़ नहीं है, रिलीजन पे आज भी हमारा इशू है। तो कोविड में आप वहाँ जाती थी? तो कोविड में मैं गांव में थी। तो मैं जून के करीब मैं गांव में गई, और बहुत सारे गांव की टीम, फिर एक बहुत सारे लोग जमा हो गए, तो मैंने एक टीम अच्छी तरह से बनाई कि अच्छा तुम 5 गांव देखना, ये तुम 10 गांव देखना, ये तुम 5 गांव देखना। तो कितने गांव अभी देख रही हो? 30 गांव। 30 गांव? हाँ, 30 विलेजेस। 30 गांव पे काम कर रही? तो उस वक्त भाई, तो 30 गांव में हमने ये देखा कि आशा वर्कर्स के पास क्या क्या चीज़ें हैं, फिर सारे इक्विपमेंट्स हैं या नहीं, वहाँ के जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे उनके पास क्या क्या चीज़ें, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है या नहीं है, मास्क, ये सारी बेसिक तो चीज़ें हम पहुँचाते ही थे। पर उसके अलावा जो बड़ी चीज़ें हैं कि अगर किसी को कुछ हो गया तो अब गाड़ियाँ कितनी हैं, अगर किसी को एम्बुलेंस चाहिए या कैसे चाहिए, तो ये सब हम करते थे। और उसके अलावा मैंने 3 स्टेट को भी हेल्प किया, जैसे मराठवाड़ा स्टेट में सारे म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल्स है वहाँ पर, छत्तीसगढ़ स्टेट में, और केरला के यहाँ पर कन्नूर और त्रिवेंद्रम में। तो ये जो मैंने 3 स्टेट पे जो काम किया वो मैंने शाहरुख खान के थ्रू किया। तो मैंने हाँ, क्योंकि ऐसी ही बातें हो रही थी, काम चल रहा था, और मुझे एहसास हुआ कि म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल्स में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, और उस वक्त बहुत पैनिक सिचुएशन थी और ज़रूरत बहुत बड़ी थी, और मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे। तो मैंने काफ़ी सारे लोगों को लिखा था, बाकी बहुत सारे लोगों को, पर शाहरुख को पता नहीं मैंने क्यों ट्वीट कर दिया, और शाहरुख का 1 घंटे में मुझे उनकी टीम से कॉल आया, और क्या चाहिए। तो मैंने कहा ये प्रॉब्लम है और रिसोर्सेज बहुत बड़े हैं, और शाहरुख एक मीर फाउंडेशन नाम से एनजीओ चलाते, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो लिटरली उन्होंने म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल में सारे, वहाँ से मैंने तुरंत लेटर मंगवाया कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए। फिर उन्होंने मराठवाड़ा से शुरू किया, मेरे थ्रू उन्होंने मराठवाड़ा में हेल्प किया, लगभग 2 लाख कुछ हमने किट दिए उनको। तो काफ़ी मतलब 25-30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए उन्होंने दिए, वहाँ पर दिए। फिर उसके बाद मुझे छत्तीसगढ़ से रिक्वायरमेंट आई, तो मैंने वहाँ पर भी शाहरुख के थ्रू काम किया। केरला से आई, तो जैसे ही पता चला लोगों को तो उन्होंने मुझे तुरंत ये किया। तो मैंने 3 स्टेट में मैंने हेल्प की, पर उसके लिए ऐसा था कि मुझे सिर्फ कोऑर्डिनेशन करना था, बाकी ऑन ग्राउंड जो मराठवाड़ा के गाँव का जो कोऑर्डिनेशन था वो चल ही रहा था। तो वही, फिर उसके बाद थोड़ा सा जब कोविड का ये थोड़ा सा ईज़ आउट हो गया, तो फिर जो लोग थे, जो टीम थी, वो उन्होंने फिर आगे भी काम करने का ये किया। तो ऐसे अभी मैंने फिर 4 स्कूल मैंने बनवाए, तो और आपने आपके एक सपोर्ट सिस्टम, एक टीम बन गई। हाँ, और वो गांव की टीम थी, वो उसी गांव की टीम थी जो मैं चाहती थी। एहसास हुआ कि जब तक वो काम नहीं करेंगे तब तक कोई चेंज नहीं होगा, बदल नहीं होगा। तो इसी वजह से जो लोग वापस गए थे, तो उनको एक काम करने का एक जरिया मिल गया, एक ऐसा एक वे आउट मिल गया कि हाँ ठीक है, हम काम कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो ऐसा काम करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो अभी हम 30 गांव हैं, तो मैंने अभी तक काफ़ी गांव में पानी पे काम किया, ग्राउंड वाटर पे। जैसे अभी जस्ट लास्ट ईयर मैंने अभी बीड के एक गांव है, वहाँ पर पानी का काम किया। तो अभी मैं
देखने गई थी पानी, तो एकदम पूरा पानी अच्छा भरा है वहाँ पे। तो उसी गांव में अभी हम स्कूल का भी काम कर रहे हैं। बीड़ में बहुत सारा काम किया, वैजापुर के गांव में बहुत सारा काम किया, वहाँ पे एजुकेशन का मेजर काम चल रहा है। फिर मैंने कुछ 5-6 हज़ार ट्रीज़ भी लगाए उसी गांव में। फिर मैंने एक ढोरकी नाम का एक ट्राइबल विलेज है पैठन के एरिया में, तो वहाँ के 2 स्कूल है। तो वो मैंने एक स्कूल मैंने नई बनाई है पूरी तरह से, एक स्कूल को मैंने पूरा रिवाइव किया है, तो मैंने रिपेयर किया है। तो ऐसे 4 स्कूल मैंने बनाए अब तक। एक स्कूल मैंने पूना के पास पानशेत में एक गाँव है, वहाँ पे बनाया है। वहाँ पे मैंने पानी पे भी काम किया है। वहाँ की टीम भी बहुत अच्छी है, उन्होंने भी कोविड के वक्त पूना के आसपास के गांव में बहुत काम किया मेरे साथ। तो मेरा बस यही है संदीप कि मैं चाहती हूँ कि लोग खुद से उठे और बोले कि मुझे मेरे गांव के लिए काम करना है। आपने मंथन फिल्म देखी होगी, है ना? तो मंथन में आखिरी में जब गिरीश कर्नाड जी का किरदार बोलता है कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, और नसीर साहब उठते हैं और बोलते हैं कि अब वो नहीं है तो क्या हुआ, हम काम करना शुरू कर देंगे। तो मुझे लगता है कि कोई भी किसी पे इस तरह से डिपेंड ना हो। एनजीओस तो मुझे लगता है ख़त्म ही हो जाएगा। मुझे लगता है कि गांव में खुद ही होके उनको पता चलना चाहिए कि ये फॉर्म है, गवर्नमेंट जिला परिषद जाओ, पंचायत समिति जाओ, ये फॉर्म है, ये भरो। इससे आपको बोलो कि हमारे पास ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, आप काम करो जितना हो सके उतना। ज़रूरी नहीं कि अच्छा गवर्नमेंट बाकी भी काम करता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वक्त नहीं मिलता, कभी रह गया कुछ है, तो आप इनिशिएटिव लो। और जैसे होता है ना कि एक प्लेट में आप एक नमक हो, तो एनजीओ नमक है बस, छोटा सा, वो भी थोड़ा सा है कि आप बाकी का काम में एक फैसिलिटेटर तरह से काम करो। तो मुझे ऐसे ही लगता है कि बस गांव-गांव में स्कूल होने चाहिए, बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, हेल्थ केयर होना चाहिए, पानी पे काम होना चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे, बाकी सारी चीज़ों पे काम होना चाहिए। उसके बाद एक बार आपने गांव वालों को ये सब दिया ना, तो गांव भरेंगे। आज गांव खाली हो रहे हैं, उनको बेसिक ही नहीं है ना। बच्चा स्कूल क्यों जाएगा? मराठी मीडियम में आजकल कोई जाता नहीं है। एक तो बोलते इतनी ख़राब स्कूल है, उनको और सारी चीज़ें दो, और टीचर्स लाओ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लाओ। उनको मज़ा आना चाहिए ना स्कूल जाने में। आए हम लोग पेंटिंग करनी है आज, कुछ नहीं, आज खेलना है, मज़ा आना चाहिए ना बच्चों को। बच्चे क्यों जाएंगे छोड़ के कहीं तो ब्रिकलिन का काम करते हैं। तो ये सब मुझे लगता है ना कि इस पे काम होना चाहिए। ये जो जितने भी ब्रिकलिन के एरिया है, जितने भी शुगर कटिंग लेबरर्स के यहाँ पे जो काम करता है, वहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए कि आप बच्चा नहीं ला सकते। चाइल्ड लेबर बिल्कुल, बट है चाइल्ड लेबर। अब हम बोलते हैं कि ये कानूनी ये कार्रवाई होगी, कहाँ हो रही है? मेरे बच्चे, मैं जिस गांव में मैंने ट्राइबल विलेज में मैंने स्कूल बनाई है ना संदीप, मुझे लिटरली हर हफ्ते में मैं देखती हूँ कि क्या अटेंडेंस है, फिर कौन चला गया, फिर उनके पेरेंट्स को फ़ोन करो, क्यों लेके गए भाई, 2 महीने हो गए तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं आ रहा? बोले वो रहेगा कहाँ पर। मैंने कहा क्यों नहीं रहेगा, रखो उसे, मंगाओ। लिटरली बहुत बार ना मैंने ऐसा हुआ है ना कि मुझे लिटरली, मैं बोलती हूँ ना तुम्हारे पैर पड़ते हो, तुम्हारा बच्चे को भेज दो स्कूल, ऐसी हालत होती है। और लोगों को लगता है कि भाई सब ठीक है गांव में, तो मतलब सिर्फ वो बहुत मुश्किल है, उसको चलाना भी पड़ता है। मतलब ऐसा बहुत, नहीं कि आप एक चीजें कर दी और चले हो गया, आपने बहुत बड़ा काम किया, नहीं हो सकता ऐसे। आपको वो कंटिन्यूस उसका ये होना चाहिए। इसलिए वो गांव के लोगों को तैयार करना, उनको बोलना कि अच्छा तुम देखो अगर बाकी के बच्चे क्यों नहीं आ रहे, तुम करो। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि यार बहुत हो गया, मैं बहुत कर बहुत रहा हूं, थके होते हैं हम, और फिर हमेशा कभी ऐसा लगता है कि नहीं छोड़ दूं यार, बहुत मैंने मतलब, और फिर कहाँ से आती है ये ऊर्जा फिर से? यार बच्चों से ही आती है। अच्छा, इतने प्यारे बच्चे हैं ना मेरे, माय गॉड, इतनी मतलब इतना एनर्जी है ना उनमें, सीखने की, कुछ करने की, पढ़ने की। उनको अगर, मुझे वही लगता है ना कि उनको अगर अच्छी दिशा दिखाई ना, उनको अच्छा कुछ सिखाया ना, सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकती है बच्चे। बस उनको ना वो दिशा नहीं दिखाते लोग। जो हम कहते, कई बार लोग कहते हैं कि जो बच्चे हैं या जो भी ग्रोइंग वो हैं, जनता है,
उनको अगर आप वो दो तो फिर वो आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपका देश ही अलग होगा, राइट? तो ये अभी तक वैसा इम्प्लाई नहीं हो रहा है, वो हाँ, सोच मतलब इम्प्लाई नहीं हो रही है। नहीं, वही है ना यार, बहुत सारी चीज़ें ना हमारे पॉलिसीज़ में भी है, हमारे सिस्टम में भी लिखी हुई है, पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है हमारे यहाँ पे। तो क्या ही करें ना, जब तक वो ब्रिज नहीं बनेगा तो मेरे ख्याल तब से तक नहीं होगा। वही है कि आप जो कर रही हैं वो कह रही हैं, आपका बिल्कुल ये है कि आप ही खड़े हो जाओ, किसी की राह मत देखो, नहीं। आप खड़े हो जाओ और बिल्कुल मतलब तभी होगा ये, है ना? हाँ। अमेजिंग।